खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज कांग्रेसी सरकारों के चीफ मिनिस्टर्स ने शपथ लेकर अपना काम संभाल लिया। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ ने तो वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख की कर्जा माफी का फैसला भी कर दिया, लेकिन इन तीनों स्टेट्स में तमाम राज्यों के सीएम्स और बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर 2019 में विपक्षी महागठबंधन की दावेदारी को हवा दे दी गई। और वो इसलिए क्योंकि अभी संडे को ही डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने ऑपोजिशन के तमाम दलों को एकजुट करने का आह्वान करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम के उम्मीदवार के तौर पर प्रपोज किया है। उनका कहना है कि राहुल ने 3 राज्यों में बीजेपी से सत्ता छीनकर फांसीवादी मोदी सरकार को उखाड़ने की पूरी क्षमता हासिल कर ली है। इसी मौके पर आंध्र प्रदेश के सीएम और एनडीए के पुराने सहयोगी रहे चंद्रबाबू नायडू ने भी मोदी सरकार पर देश की संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने का आरोप लगाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या 2019 में राहुल वर्सेस मोदी की है तैयारी? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कामयाबी के बाद राहुल गांधी का सियासी कद काफी बढ़ गया है। हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज ने एक बार फिर 2019 के आम चुनाव के लिए अपोजिशन की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की बहस छेड़ दी है। इस बहस को डीएमके के लीडर एमके स्टालिन ने कुछ और महमीज कर दिया। चेन्नई में डीएमके के बानी एम करुणानिधि के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में स्टालिन ने राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। स्टालिन ने एक बड़ी रैली से खिताब के दौरान राहुल गांधी से कहा कि मुल्क को एक उम्दा हुकूमत दे और एनडीए की फसाई हुकूमत को शिकस्त दे। स्टालिन ने अपोजिशन से अपील कर डाली कि कांग्रेस सदर के हाथ मजबूत करे और मुल्क को बचाए। और जिस वक्त स्टालिन ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम की पेशकश की, उस वक्त आंध्र प्रदेश और केरला के वज़ीर आला भी वहाँ मौजूद थे। In 2004, my leader Kalaignar declared first, welcome daughter-in-law of Indira Gandhi, India's daughter should win. In 2018, now in this dais, on the occasion of unveiling Talaivar Kalaignar statue, I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. We will a new India as a son of the Talaivar Kalaignar. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. Welcome Rahul Gandhi. Give the nation good governance. Rahul has got the ability to defeat the fascist, Nazist Modi government. मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वज़ीर आला की हलफबरदारी तकरीब में अपोजिशन लीडरों ने यकजा होकर अपोजिशन इत्तेहाद का पैगाम दिया, लेकिन इन तकारीब से मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने दूरी इख्तियार की। दरअसल राहुल गांधी के नाम को उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने से कई अपोजिशन जमातें हैरत में हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी और नेशनलिस्ट कांग्रेस के इस मामले में तहफ्फुज़ात हैं। वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम इतनी उजलत में तय किए जाने के खिलाफ है। कुछ अपोजिशन लीडरों का कहना है कि नरेंद्र मोदी का जानशीन कौन होगा, इस सवाल का जवाब लोकसभा इंतखाब के नताइज पर मुनहसर करेगा। और सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि आम इंतखाबात में एनडीए को मुत्तहदा तौर पर जवाब देने के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद ही अभी बेयकीनी का शिकार है। जायका के अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला अभी से कर लिया जाए। ये भी खदशा है कि राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने के सबब अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील ही खटाई में पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या 2019 में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की है तैयारी? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र राजपूत साहब आज मौजूद हैं, लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। नवीन कुमार जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और खास तौर पर आज इसलिए क्योंकि सीताराम येचुरी का एक बयान है
वो कह रहे हैं महागठबंधन चुनावों से पहले बन जाएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। उनका एक बयान है, यानी वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद होगा। बहरहाल AK वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, खुलकर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। राजस्थान के इलेक्शंस में भी इन्होंने वहां पर कैंपेनिंग की थी। लेकिन पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे, MK स्टालिन जो कह रहे हैं, DMK चीफ MK स्टालिन जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मैं प्रपोज करता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उनको कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बता रहे हैं वो 2019 का। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन के आपके बाकी घटक दल, सो कॉल्ड महागठबंधन जो अभी तक बना नहीं है, जिसके बनने के आसार हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं उसको लेकर, उसके नेता के रूप में एक सर्वमान्य चेहरा क्या राहुल गांधी हो सकते हैं? क्या यह बात आगे बढ़ेगी क्या? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं समीर भाई। पहली चीज तो राजनीति में बहुत शब्दों का सोच समझ के चयन करना पड़ता है। तो पहली बात तो हम आपको ये बताएं, हम थिरू MK स्टालिन यानी बड़े भाई MK स्टालिन साहब की इस जेस्चर का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा हमारे नेता के लिए सोचा। हम बार बार थिरू स्टालिन का धन्यवाद करते हैं। नंबर 1, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इस समय श्री राहुल गांधी जी हैं, ये भी अपने आप में सच है। लेकिन गठबंधन का नेता तो गठबंधन के दल आपस में मिलकर के तय करेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि श्रीमान मोदी जी गठबंधन के नेता भी, भाजपा के नेता भी, RSS के नेता भी और दुनिया के नेता भी। हमारा नेता सिर्फ गठबंधन का एक है, वो मैं बता दूं, ये वो देश की सम्मानित जनता है। हम देश की सम्मानित जनता के नेतृत्व में अपना गठबंधन बना रहे हैं और वो जनता जिसको नेता उस गठबंधन का तय करेगी, चुनाव के बाद चुने हुए प्रतिनिधि उसको नेता मानेंगे। और ये नहीं तो फिर MK स्टालिन के प्रपोज करने का क्या मतलब है? सीटों के हिसाब से भाई आपस में राय मशवरा तो हुआ होगा ना। DMK तो पक्की दोस्त है कांग्रेस पार्टी की, तो आपस में राय मशवरा हुआ होगा ना। उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया होगा कि भाई DMK प्रपोज कर रही है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर 2019 के। ये मैंने कहा ना, ये उनकी सद्भावना है। हम थिरू MK स्टालिन का इस मामले में हम स्वागत भी करते हैं और हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अभी इससे पहले भी बात हुई, गठबंधन के नेता एक जगह बैठे, आज भी गठबंधन के घटक दल तमाम जो थे तीनों हमारे राज्यों में हमारी सरकार के समर्थन में गए और जो नहीं आए उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया। जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने बाकायदा ट्वीट करके भी बधाई दी और पत्र लिख करके भी बधाई दी और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को मध्य प्रदेश में भेजा। तो हमारा कहना यह है कि गठबंधन के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। गठबंधन के दल आपस में एक साथ बैठ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार तय करेंगे कि गठबंधन का नेता कौन होगा। आज की डेट में गठबंधन की नेता जनता है और जनता जिसको बैठाएगी। ठीक है, नवीन कुमार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, क्या आपको लगता है जो MK स्टालिन साहब कह रहे हैं कि भाई 3 राज्यों में बीजेपी से सत्ता छीनकर राहुल गांधी ने यह साबित किया है कि वो पूरी तरह से एबल हैं 2019 में PM कैंडिडेट के लिए, इसलिए मैं उनका नाम प्रपोज कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इस बात में दम है? बोलिए नवीन, आवाज आ रही है? समीर भाई, स्थिति ये है कि जी बोलिए। जो राहुल गांधी जी बार बार किसी न किसी अपने ऐसे साथी से नाम उछलवाते रहते हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या? आपकी आवाज़ मेरे पास, आपका फ़ोन आज कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो हूँ टीवी में सुनने के बाद आपको आवाज़ दे रहा हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। जी, मैं अपनी बात रखता हूँ। मेरा समीर भाई, मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी जी ने कई बार नाम उठवाया अपना। पहले भी चंद्रबाबू नायडू या फिर ये
स्टालिन डीएमके के थ्रू नाम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। अगर वो बनना चाहते तो बने, हमें क्या दिक्कत है, ये उनका आपस का मामला है। लेकिन गठबंधन नहीं है, गाठबंधन है, बार बार कह रहा हूं मैं। और वो इसलिए भी है कि कांग्रेस के साथी आज तक ये तय नहीं कर पाए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बड़े दल हैं वो उनके साथ है नहीं, इस गठबंधन में नहीं थे, और उत्तर प्रदेश के बिना उनका गठबंधन तय नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस बनाना चाहती है, गठबंधन बनाना चाहती है, महागठबंधन बनाना चाहती है, वो बनाए। लेकिन तय कर दिया अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं आपके तो साथ देश में की तो जनता के कतई सामने नहीं मुकाबला होगा, वो देखी जाएगी कौन सही कौन गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जहां पर आपको सबसे ज्यादा खतरा है, जो आपके अध्यक्ष भी कह रहे थे, अमित शाह भी कह रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो तो एसपी बीएसपी कोई भी फैसला और कांग्रेस पार्टी साथ आकर दे सकते हैं यूपी में, तो सबसे ज्यादा चिंता वहां पर है। जूही जी, ये आप बार बार बीजेपी को ये कहने का मौका समाजवादी पार्टी आखिर क्यों दे रही है कि भाई महागठबंधन से अलग है समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी? बार बार आप ये कहने का मौका क्यों देते हैं कि हर कोई तो पहुंच गया, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी नहीं पहुंची, महागठबंधन की मीटिंग हुई, एसपी बीएसपी नहीं पहुंचे। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से? समीर जी, इनको सही मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि इनको मुद्दों की बात नहीं करनी है, तो ये जो मैसेज देखना चाहें, जो टिप्पणी करना चाहें वो करें। ये अपने गठबंधन जिसमें से रोज साथी छोड़ रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने मारपीट के छात्रों को जेल भेज दिया, उसके बारे में योगी जी बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं करेंगे, अपने झूठ की बात नहीं करेंगे। तो इनकी टिप्पणी करने से क्या होता है? जिसको चुनाव साथ लड़ना है वो लड़ेगा। फूलपुर, कैराना, नूरपुर और हमने गोरखपुर माननीय योगी जी की सीट पर इनको हराया है और शिकस्त दी है। अभी एक अन्य पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी है 3 राज्यों में, तो इनको हिंदी पट्टी बहुत पहले मैसेज भेज चुकी थी। अब इसको ये पलटें। अब इनकी लॉजिक देखिए कि मध्य प्रदेश में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी तब भी हम लड़े, तो हम भी कह सकते हैं ना कि यूपीए की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी तभी आप जीत गए। बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है। देखिए, इनकी बातों को कोई गौर से सुनता नहीं है, इनकी आदत है। और मोदी जी के आसपास चुनाव नहीं होगा। इट इज नॉट एक पर्सनल सेंट्रिक चुनाव, ना हम होने देंगे ना होगा। ये लोकतांत्रिक देश है और मुद्दों पर चुनाव होगा। मुद्दों पर जनता इनको हराएगी। जनता इनसे दुखी है, जनता इनसे आजिज है, क्योंकि ये अत्याचारी सरकार है और यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। फिर जूही जी, ये क्यों नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस के बैनर तले बाकी सारे जो दल हैं वो एक साथ आ जाएं, चुनाव से पहले कोई महागठबंधन बन जाए? ये मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप अगर एमके स्टालिन की पूरी स्पीच सुनेंगी तो कहीं ना कहीं वो भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो दल जो छिटके हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर इशारा आप ही की तरफ था, एसपी बीएसपी की तरफ, और कुछ दिनों पहले यही शरद पवार साहब ने भी यही बात कही थी कि भाई सब लोग एक साथ आ जाएं। एमके स्टालिन साहब की बात जो है उनका पूरा सम्मान। शरद पवार जी ने कहा था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी स्वाभाविक है कि उसका जो नेतृत्व कर रहा होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात समाजवादी पार्टी ने भी डिनाई नहीं किया। इनकी तरह मोदी जी थोड़ी हम कीर्तन करते हैं सुबह से। यहाँ पर जनता के मुद्दे, और मोदी जी तो प्रचार किए ही, बहुत बेहतरीन ये 3 राज्यों में प्रचार किए, कैराना भी इधर उधर घूमे। तो वो जो किताब है फेरी टेल्स की वो बंद हो चुकी है। अब इनको अपने झूठ का हिसाब देना है और जनता इनसे हिसाब लेगी और इनकी सरकार को हटाएगी। हमें जिसके साथ काम करना है हम काम कर लेंगे। हमारा मुद्दा जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम जनता के साथ इनकी अराजकता नहीं चलने देंगे। जी ठीक है। वाजपेयी जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या देश की हवा बदल रही है, मौसम बदल रहा है? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं क्या? क्योंकि 3 राज्य हाथ से जाने के बाद ना अब ये बात हर कोई कह रहा है कि भाई कांग्रेस का वो पुराना वाला हाल नहीं रहा। आपके बहुत सारे सहयोगी हैं शिवसेना जैसे, वो भी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को हल्का समझने की भूल नहीं की जा सकती। अब उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया है। क्या आपको लगता है कि चुनौती बड़ी हो गई 2019 में? नहीं, इसका सीधा जवाब है 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। हाँ, राजस्थान नेक टू नेक, मध्य प्रदेश नेक टू नेक। मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज ज्यादा, राजस्थान में 0.5%। जो जीता वही सिकंदर ना। नहीं, वो जीत गए, वो आंकड़ों से जीत गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता ने
मोदी जी को और बीजेपी को और एनडीए को नकारा नहीं है, एक तो ये चीज बड़ी तय है। छत्तीसगढ़ में लेकिन नकारा है, छत्तीसगढ़ यस बिल्कुल, वहां तो स्वीप हुआ है, कांग्रेस ने स्वीप किया है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है, पेच इनका कहां फंसा हुआ है, इनका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी जी को हटाना है। ऑलराइट, मोदी जी को हटाना है, उसके लिए हमको एक होना है। अच्छा, अब क्या दिक्कत आ गई कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है 17 और कोई अपने जवान से नाम लेके राजी नहीं है, क्योंकि जैसे ही नाम लेते हैं महागठबंधन टूट जाता है। तो देखिए, अगर ये देश की जनता को ये नहीं बताएंगे कि नेतृत्व इसके पास जाने वाला है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल चंद्रबाबू नायडू करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? आंसर इज नो। इन्होंने क्या किया अभी रिसेंट, सीबीआई की एंट्री अपने राज्य में बंद कर दी। अच्छा, जब तक वो सीबीआई की कोई बहुत तो रही नहीं, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। सवाल ये कि देश में कानून का राज काम करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह ममता जी ने क्या किया, सीबीआई की एंट्री बंद कर खराब कहते थे, मतलब ये कानून को दोस्त करेंगे। बहुत अच्छा हो गया, अब चंद्रबाबू नायडू बेईमान हो गए, पहले ईमानदार थे, कैसी बातें करते हैं। अरे राजपूत साहब एक मिनट सुन लीजिए ना, एक एक करके बोले हम लोग। मुझे इंस्टीट्यूशन जुडिशरी को इम्प्रेस कर दिया इन्होंने। अरे भाई, आप ये बताइए 1977 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ये काम किया था। आप जब वो इलेक्शन गाली मत दीजिए, तो किसने जुडिशरी को वो किया था? मैं चेतावनी दे रहा हूं, इन्होंने कहा जुडिशरी को इम्प्रेस कर दिया, जुडिशरी को कौन इम्प्रेस कर सकता है? कौन लेके आया था? अब आ जाओ सीबीआई पे, सीबीआई में तोता किसने बताया? इम्पीचमेंट आगे भी लाएंगे। दूसरा आपके भी सहयोगी कह रहे हैं वैसे, चंद्रबाबू नायडू जो थोड़े दिन में पहले तक आप लोगों के साथ थे, वही कह रहे हैं कि मोदी सरकार सारे इंस्टीट्यूशंस को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। बाहर गया है बोखला, सपा कांग्रेस बोखला क्यों रही इतनी है? कुशवाहा का भी एग्जाम्पल है। कुशवाहा जी बाहर गए 4.5 साल तक बिल्कुल, और उनको बुराइयां नजर आने लगी, जैसे वो निकले एकदम उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो उस आरोप की कोई कीमत नहीं है। लेकिन हमारी चिंता का विषय ये बिल्कुल नहीं है गठबंधन बने या ना बने, लेकिन देश की जनता कंसर्न है कि मोदी जी के सामने कौन नेता आप देंगे। मोदी जी 24/7, नीति साफ, नियत साफ। राफेल की हवा निकल गई ना इनकी, झूठ का गुब्बारा फुला फुला के राफेल बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया, सारे पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिन किए और सारी रिट पिटीशन, 4 रिट पिटीशन थी, जिसमें प्रेयर क्या थी, FIR रजिस्टर करो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन हो और कॉन्ट्रैक्ट क्वैश करो। मतलब डिफेंस का जो डील हुई है उसको खत्म करिए। तो सारी की सारी रद्द कर दी। तो किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को? देश की जनता को समझाइए नहीं, ठीक है, जवाब नहीं देंगे कि क्या पॉजिटिव एजेंडा है। ठीक है जैदी भाई, अब ये लेफ्ट पार्टियां भी अब खुलकर मान रही हैं कि महागठबंधन जैसा, बताइए सुप्रीम कोर्ट का काम कम करिए और मोदी जी का राग खत्म करिए। ये ठीक है, ठीक है जैदी भाई, लेफ्ट पार्टियों को भी अब ये लगने लगा है कि भाई चुनाव से तो पहले महागठबंधन बन जाएगा या सारी पार्टियां एक बैनर तले आ जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। सीताराम येचुरी साहब ने आज ये साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई महागठबंधन नहीं बनने जा रहा कि आप सोचिए कि चुनाव से पहले सारे दल आ जाएं, क्योंकि राज्यों के समीकरण अलग हैं और नेशनल चुनावों के समीकरण अलग हैं। देखो समीर भाई, हवा ऐसी बदल रही है कि अमित शाह जो ये कहते घूमते थे कि अगले 50 सालों तक हम इस देश पे हुकूमत करेंगे, अब वो ये कहते घूम रहे हैं कि 5 राज्यों में जैसे चुनाव हारे, फौरन ये कहते घूम रहे हैं कि 2019 का चुनाव पिलासी युद्ध की तरह लड़ो। यानी कि अब युद्ध तो आप समझते हैं क्या है, वरना तो अगले 25 वर्षों तक फिर दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आएंगे। ये तो उनका है बराबर। हर आदमी ये चाह रहा है, कहना चाहिए कि अपने अपने हिसाब से ये कहते हैं कि साहब हवा बदल रही है। किस तरह से बदल रही है? आप कभी जंगल गए हो और आपने तीतर को बोलते हुए सुना हो, तो जो मौलाना है वो कहता है, जो तीतर बोलता है कि तीतर आवाज निकल रहा है सुभान तेरी कुदरत। बनिया कहता है हल्दी मिर्ची अदरक, और ब्राह्मण कहता है सीताराम दशरथ। तो हर आदमी मतलब सब अपने अपने हिसाब से समझ लेते हैं। अपने हिसाब से हवा बदल रही है सबकी। लेकिन गलत फहमी है बीजेपी को ये कि उसका 2019 में मुकाबला कांग्रेस से, उसका मुकाबला है किसानों से, जिसे उसने कहा था ये नक्सलवादी हैं। उसका मुकाबला है खुदरा व्यापारियों से, जिसकी कमर तोड़ दी उन्होंने GST लाके। उसका मुकाबला है 25 करोड़ बेरोजगारों से, जिनसे वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसका मुकाबला है उस लघु उद्योग से, जिसकी हिम्मत नहीं है कारोबार करने की और धंधे बंद हो गए।
इन देश के उनसे। अब मसला यह है कि कौन सी संस्था को ध्वस्त कर रहा है। हमारे मित्र वाजपेयी जी कह रहे थे चुनाव आयोग ध्वस्त कर दिया। पीसी चुनाव आयोग की पहले होती है, बीजेपी कार्यालय में पहले घोषणा हो जाती है फला डेट में चुनाव होगा। ईवीएम जो है वो बीजेपी के होटलों में बैठ के नाश्ता करती है, डिनर करती है, फिर पोलिंग बूथ पे जाती है। सुप्रीम कोर्ट को ध्वस्त कर दिया। कॉलेजियम के 5 जजों में से 4 जज आए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बचा लीजिए। आरबीआई को ध्वस्त कर दिया। आरबीआई के गवर्नर निजी कारणों से इस्तीफा देते हैं। पुराने आरबीआई के गवर्नर ये कहते हैं कि आरबीआई को बचा लीजिए। अगर देश को पता चल जाए आरबीआई में क्या हो रहा है तो देश का वो घूम जाएगा। पीएसी को ध्वस्त कर दिया। कैग को ध्वस्त कर दिया। कैग ने कुछ कहा नहीं, पी से सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोले उसका नाम बीजेपी। जो जनता से झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट से झूठ कहां बोला? सरकार ने झूठ थोड़ी बोला है। सरकार ने तो गलती बताई है ना। सरकार भाई ये देखिए गलत बात नहीं होनी चाहिए। गलत बात नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब पीसी को पता ही नहीं है, नहीं का कैग को पता ही नहीं है, हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है। भाई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस बताया था। सुनिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा प्रोसेस बताया था कि क्या क्या हुआ है। सरकार ने यह साफ किया है कि सीएजी की नॉलेज में था, लेकिन पीएससी की मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस नहीं हुई क्योंकि सीएजी रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर ऐसा क्यों साबित करना कि भाई सीएजी रिपोर्ट पेश हुई, ये गलत बयानी कर दी सरकार ने कोर्ट में? ऐसा नहीं हुआ है ना, जो हुआ है वही कहा जाए। समीर भाई, हमने चलो आपकी बात मान ली कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने गलती की थी। अभी तो नहीं आया ना, जब आएगा जब बात करेंगे। अभी तो ये साबित है कि चौकीदार ही चोर है। अच्छा, अभी तो ये साबित है। अच्छा, अभी ये साबित है कि चौकीदार ही चोर है। भागीदारी योजना के अंदर ये सब लोग मौजूद हैं। इन्होंने सबसे झूठ बोला, देश की जनता से झूठ बोला, बेरोजगारों से झूठ बोला, किसानों से झूठ बोला था कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इन सबसे मुकाबला है, अकेले कांग्रेस से मुकाबला नहीं है। बीजेपी ये चाहती है कि WWF हो 2019 का चुनाव। ठीक है सलमान, लेकिन सलमान मुझे ये बात बताइए। WWF नहीं, ये लोकतंत्र के अंदर सलमान मुझे ये बताइए। नीति बनाम नेता होगा। ठीक है, नीति बनाम नीति होगा। आप अच्छी नीति, अच्छा ठीक है, नेता बनाम नीति होगा। ठीक है सलमान, दो चीजें हमें नजर आती। राजस्थान मध्य प्रदेश में तो आपके पास चेहरे थे, दो में से एक चुनना पड़ा, ये हाल थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे थे कि कोई चेहरा नहीं था। राहुल गांधी के नाम पर एक तरह से वोटिंग हुई, जबरदस्त आप लोग जीते भी। लेकिन क्या आपको लगता है फिर अगर वाकई वो करिश्मा राहुल गांधी में है तो बाकी दल छटकते क्यों हैं उनके नाम पर? एसपी, बीएसपी ये अपना रुख साफ क्यों नहीं करते? वो राहुल गांधी के बैनर तले आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और उसमें ममता बनर्जी को भी आप जोड़ लीजिए, फिर ऐसा क्यों है? देखिए अभी उस करिश्मे तक पहुंचने में वक्त लगेगा राहुल गांधी। नहीं, कहां पहुंचने में वक्त लग रहा है। इस वक्त आपने चुनाव में देखा मध्य प्रदेश में बीएसपी ने भी और सपा ने भी सपोर्ट किया कांग्रेस को। आगे आप देखेंगे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हर एक इस वक्त जहां रिक्वायरमेंट है, जहां जरूरत थी, सपा ने भी सपोर्ट किया और बीएसपी ने भी, मायावती जी ने भी सपोर्ट किया। और तभी जो आज आपके पास सरकार है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। तो ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की, क्योंकि मोदी जी, अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था, मोदी जी 35 मुल्क घूम के आए हैं। तो उनको घूमना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी थी कि वो जहाजों में घूमे, लेकिन जमीन पे अब उतरे हैं। और जमीन पे जब उतरे, उनको दिखा कि आज किसान भी रो रहा है और किलिंग्स जो हैं कश्मीर में, आप देखिए कल 9 से ज्यादा सिविलियंस जो हैं वो हलाक हुए, उसमें एक सैनिक भी था। तो जो हालात हैं लोगों के, जो एक हिंदुस्तान जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो 60 सालों में कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे थे, क्या वो बेवकूफ थे? उनको मालूम था कि हिंदुस्तान को चलाने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने सबको एक साथ जोड़ के रखा। इन्होंने ऐसा नहीं किया जी राजस्थान में किसी भी एक सिर्फ मुसलमान को टिकट दी, उत्तर प्रदेश में कोई भी मुसलमान नहीं रखा और हर दिन दंगे करवाए। आज तो एक बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एक्स फॉर्मर जज ने कहा कि दंगे होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास दो ही ऑप्शन है कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे करवाएंगे और किसी तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे। तो जहां लीडरशिप की बात आती है, लीडरशिप में राहुल गांधी ने यह कहा कि हम अपोजिशन, जैसे इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत करेंगे, क्योंकि हमें अपोजिशन, ये एक जमहूरी मुल्क है, इसमें कभी भी आप अपोजिशन को खत्म नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी भी बोर्ड पे आए, लेकिन मुद्दों पे आए।
ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, 5 साल के बाद राम मंदिर इनको याद आया। लेकिन जो लोग, मैं राजस्थान में घूमा, वहां मैंने देखा कि किस तरीके से लोग आंसू बहा रहे थे कि किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौजवान ड्रग्स ले रहा है। तो इन मुद्दों पे ही राजनीति होनी चाहिए। ठीक है नवीन, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक लेना है। क्या ओहो, लग रहा है सिग्नल फिर चला गया नवीन का। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना जाइएगा। क्या 2019 में राहुल वर्सेस मोदी की है तैयारी? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, देखिए आज आपके जो बड़े अजीज दोस्त हैं नवीन जिंदल, उनका तो सिग्नल चला गया है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है, इसलिए वो मौजूद नहीं है यहां पर। हम कोशिश कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने की। लेकिन आज ये जो महागठबंधन है उस पर सवाल पूछा गया था केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से एक जगह पर, तो उन्होंने एक शेर सुनाया, वो मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं। तो आपको लगता है कि ये जो 3 राज्यों का भी झटका लगा है, इससे उबर पाएगा, संभल पाएगा एनडीए? समीर भाई, उन्होंने शेर सुनाया था तो एक शेर आप भी सुन लीजिए। कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ये जज्बी साहब का शेर था, बड़ा मशहूर शेर है। अब ये जब कश्ती साबित हो सालिम, आप लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाजपेयी जी की, अब ऐसी वाजपेयी जी इसी कश्ती में रहने की तमन्ना करके बैठे हुए, ठान कर बैठे हुए, उम्मीद पे बैठे हुए। उनको आप भड़का नहीं पाएंगे? अगले 3 महीने और 3 महीने और मैं नहीं हम नहीं भड़काना। वाजपेयी साहब बड़े सम्मानित इस बार ये कश्ती पलटने जब हमारी तरफ आएंगे, हवा का रुख जब हमारी तरफ पूरा नहीं, क्योंकि हमारा नाम यंग ब्लड आ गया। तो हम तो 2 बातें कह रहे हैं। सुन लीजिए हमारी बात। हम तो 2 बातें कह रहे हैं। आए ना आए, आपका अपना स्वागत है। आप डूबती कश्ती में रहना चाहते हैं, कौन रोक सकता है। तो वो हम आपको कुछ बातें बड़ी क्लियर कर दें। आज की डेट में गठबंधन के नेता का प्रश्न नहीं है, नेता हमारी निर्विवाद रूप से जनता है। जैसे अभी कहा ना, जयजी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, मोदी वर्सेस राहुल जी नहीं है, जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। किसान है, मजदूर है, नौजवान है, बेरोजगार है, हमारा ठेले वाला है, छोटा बनिया व्यापारी है, ये सब लोग आज की डेट में मोदी जी के मुखालिफ खड़े हुए हैं। ये मोदी जी देख नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से मोदी जी और मोदी जी के साथ के लोग, मैं उनको और कुछ नहीं कहूंगा, जो उनके साथ के लोग, वो ये जरूर चाहते हैं इस लड़ाई को छोटी करना। हम इस लड़ाई को छोटी नहीं होने देंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुलतावादी लोकतंत्र है और उस बहुलतावादी लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि यहां नीतियां चुनाव लड़ती हैं। हर राज्य में, उत्तर प्रदेश के राज्य में समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल चुनाव लड़ेगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पंजाब में हम चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश क्या नाम, बंगाल में ममता जी चुनाव लड़ेंगी, हमारे साथ में चुनाव लड़ेंगी, लेफ्ट पार्टी चुनाव लड़ेंगी। इसी तरीके से पूरे देश में राज्यवार क्षेत्रीय दलों के सम्मान को पूरी तरीके से अक्षुण्ण रखते हुए तमिलनाडु में एमके स्टालिन साहब चुनाव लड़ेंगे। इन सबके क्षेत्रीय दलों के सम्मान को अक्षुण्ण रखते हुए एक पूरा गठबंधन तय होगा, वाजपेयी जी आप नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो नहीं है ना। फिर बार बार आप लोग ये सवाल क्यों उठाते हैं कि भाई हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है, आपके पास है कौन? ये बताओ। नहीं, ये किसने झगड़ा शुरू किया? हाँ। ये इन लोगों ने का नारा दिया इन्होंने कि मोदी को हटाना है तो गठबंधन बनाना है। हाँ। हमने पहल नहीं की। इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी को हटाओ और उसके लिए गठबंधन बनाना जरूरी है। ये तो ही एक बात। और गठबंधन अभी तक आज की डेट तक नहीं बना है। हाँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कोई गठबंधन नहीं था। पोस्ट पोल सपोर्ट दिए उन्होंने। और यही करना, देखिए ना पोस्ट पोल सपोर्ट भी कितना भारी पड़ा ना, वो अलग अलग फर्क है। और यही अगर 2019 में कहानी रिपीट हो गई तो, कहा कि गठबंधन की बात इन्होंने की, हमने नहीं की। हाँ। और हमने करनी भी नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा कि सारे खिलाफ हो गए हैं, खोमचे वाले, मजदूर, किसान, देश को बांट रहे।
हाँ। अरे भाई साहब, जितना काम इस सरकार ने किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, तो किसानों नाराज क्यों है? किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? एक एक करके आइए, सारे लोग इकट्ठे होके आइए। एमएसपी किसने बढ़ाई किसानों के लिए, बताइए? हमने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हाँ। पिछले 60 साल में स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आई थी? कांग्रेस ने क्यों नहीं बढ़ाई? कांग्रेस ने क्यों नहीं बढ़ाई? स्वामीनाथन रिपोर्ट तो अभी तक लागू नहीं हो पाई ना, जो आपके मैनिफेस्टो में वादा था। भाई हमने बढ़ाई 1.5 गुना की कि नहीं की? अब ये क्या कहते हैं, नहीं 1.5 गुना की आपने, वो डबल क्यों नहीं की? नहीं, C2+50 का वादा था, C2+50 वो नहीं हुआ है। हमने फर्स्ट राउंड में 1.5 गुना की, कमलनाथ की तरह नहीं किया आज। हाँ। क्या आते ही किसानों का कर्जा बढ़ा दिया 50,000 करोड़ उसका खर्चा। भाई वादा तो पूरा किया ना उन्होंने, वादा पूरा किया ना। पूरा रेवेन्यू जो वहां से आता है वो 50,000 करोड़ आता है। तो इस तरह की नीति लागू करेंगे क्या? देश का सोना गिरवी रखने जाएंगे क्या? मतलब चीजों को पॉइंट टू पॉइंट डिबेट करिए ना, कि जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता के नाम पे आप सारे घपले करेंगे। आप दूसरे पे आइए। ठीक है जूही जी, देखिए नवीन का सिग्नल वैसे ही चला गया। वाजपेयी जी हैं एनडीए से, तो वाजपेयी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे एनडीए को, इसलिए थोड़ा मौका दीजिए उनको। अब आ जाओ ईवीएम पे इन्होंने कहा, अब पूछिए ईवीएम पे क्या स्टैंड है इनका 3 राज्यों में जीतने के बाद? हाँ। किसी ने आवाज नहीं उठाई। नहीं, उन्होंने कहा ना, राहुल गांधी ने कहा ना, हम भले ही जीत गए लेकिन ईवीएम में जो दिक्कत है वो सॉल्व होनी चाहिए। दो तरह से तलवार कैसे चलाओगे? क्या हम जीत भी गए, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वर्ल्ड में बैलेट सिस्टम चल रहा है, इसलिए अरे आप ये बताइए ना कि ईवीएम गलत है या सही है? ये नहीं कहा उसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन राजपूत साहब एक छोटा सा रिएक्शन। वो कह रहे हैं किसानों की कर्ज माफी से भी कुछ नहीं होने वाला। बारे में मैं आदरणीय वाजपेयी जी को कहना चाहता हूं कि एक चीज बड़ी स्पष्ट है, हम 200 की 200 सीटें राजस्थान में, 230 मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 90 भी जीत जाते, हम ईवीएम पे तब भी प्रश्न उठाते, क्योंकि सारी की सारी ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम विकसित देशों की तरीके से ईवीएम को हटाने की बात करते हैं। ईवीएम में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, इन्होंने किसानों के, तो आप चाहते हैं बैलेट सिस्टम फिर से आ जाए? अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर निश्चित तौर पर उसी तरीके का कुछ आना चाहिए। जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति को चुनाव पर की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं होगा, मेरा लोकतंत्र अधूरा होगा। आखिरी व्यक्ति को भी जूही जी, समाजवादी पार्टी भी यही मानती है, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो। जी, हम तो शुरू से कह रहे हैं ईवीएम जो गड़बड़ होती है उसको ठीक क्या करते हैं। ये कभी लू लग जाती है, कभी ठंड लग जाती है, 5-5 घंटा मतदान रुका रहता है हर जगह। उसी समय रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई है, चाहे गोरखपुर हो चाहे मध्य प्रदेश हो। कभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम से वो कहीं और पहुंच जाती है। तो धांधली वाली सरकार है, थोड़ा सा संभल के चलिए, क्योंकि सरकार चुनाव करा रही है। और वाजपेयी जी, किसी ने आप क्यों कहां से ये सुनाते हैं कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव होगा? हमने कहा हम मोदी जी को हटाने के लिए गठबंधन बनाएंगे, हमने तो कभी कहा नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तो अपनी भाषा अपने मुंह से खुद बोलिए ना कि मैं ये कह रहा हूँ और कोई नहीं कह रहा है। कोई आपसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कहता होगा तो सुनते होंगे आप सुबह से। अरे रोज टीवी पे यही होता है, रोज हाथ खड़े करते हो आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? हटाने के लिए तो आप कहते हैं श्री वाजपेयी, आप गए नहीं इसलिए आप कह रहे हो ये बात। आज आप गए नहीं, पीछे भी नहीं गए थे। आपके साथ कोई है ही नहीं, तो राजपूत जी आप अभी हमारे साथ तो सब है, आपके साथ कोई है ही नहीं। आप दूसरी बात ये कहते हैं कि जुडिशरी पे हम लोग उस पर इंप्रेशन जमाते हैं। ईवीएम पे 17 हाई कोर्ट की मोहर लगी है, फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 बार मोहर लगी है, तो आपका विश्वास जुडिशरी में नहीं है? उसके बावजूद चुनाव भी जीते और फिर भी कह रहे हैं हम ईवीएम का तो ये चाहते हैं बैलेट पेपर। हमारा क्या भूल गए वो दिन जब बूथ के बूथ कैप्चर हुआ करते थे, हम लोग फैक्स मशीन लेके बैठा करते थे, इलेक्शन कमीशन डाला करते थे। क्या बात कर रहे हो आप? बंदूक की नोक पे बूथ कैप्चर चुनाव प्रक्रिया में 30 करोड़ का विश्वास होना चाहिए। मतलब कोई लॉजिक बात नहीं है, तर्क मत कीजिए। ये करते होंगे वाजपेयी? नहीं, लॉजिकली दे रहे हैं, लॉजिकली दे रहे हैं। नहीं दे पा रहे वाजपेयी जी। 130 या तो कहो सही है या कहो गलत है। एक आदमी का भी विश्वास अगर ईवीएम में नहीं होगा तो ईवीएम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नवीन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है नवीन, देखिए बात यहां पर ये हो रही ना, बार बार ये पूछा जाता है महागठबंधन से और ऑपोजिशन से कि भाई आप बताइए आपका नेता कौन, और ले देकर बीजेपी कोशिश करती है कि भाई ये जो बहस है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी पर आ जाए।
जिसमें आप लोगों को अपना पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदल दी है ऐसा लग रहा है ऑपोजिशन ने। वो कह रहा है हम नीतियों पर लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव के बाद मिलकर तय कर लेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो कोई इश्यू नहीं है। समीर भाई, पहली बात तो ये कि आज आपके पैनल में 4 हमारे विरोध में और 1 पक्ष में है, पैनल बैलेंस नहीं, और उसके बाद लगातार कनेक्टिविटी कट रही, इसके कारण मेरे को मालूम नहीं जवाब दूं नहीं दूं। ये लोग आपस में नहीं, सॉरी, मैं एनडीए के सारे घटक दलों को यहाँ पर नहीं बुला सकता। नवीन, आपके एनडीए से बहुत मजबूत पार्टनर है एलजेपी, उसके वाइस प्रेसिडेंट खुद बैठे हैं यहाँ पर, मैंने वही, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं बोलने का मौका मिले, मैं कह रहा हूँ लगातार जी प्लीज की तरह 3-4 जने बोल रहे थे, 4 जने लगातार बोल रहे थे, हमें बोलने का मौका नहीं मिला टेक्निकल कारण। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि स्टालिन हमारे आदमी के लोग हैं, डीएम के, वो तो साजिश तो आप करने में माहिर है। ये जो स्टालिन जो है डीएमके के हैं, वही डीएमके जिनके ऊपर राजीव गांधी जी के, ये क्रिमिनल लॉयर होते हैं साजिश करने में माहिर। अरे भैया राजपूत जी, अभी भी आप पीछे बोलेंगे, मैंने कहा ना 4 लोग जहर बोल रहे थे, आप हम बोले कि हमारे को तो मौका नहीं दिया आपने बोलने का। आप बैठकर कुछ भी टपली बजाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो बोल रहे तो यहाँ भी लोकतंत्र का कला घोटोगे क्या आप? वही डीएमके जिनके ऊपर राजीव गांधी जी की हत्या का आरोप लगा, वो उनके सबसे करीबी मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। हमने थोड़ी कहा था, हमने थोड़ी थे, सब तालियां बजा रहे हैं। जब तक वो भाजपा के साथ रहते थे समीर भाई, तब तक वो कुछ नहीं थे ना, जब तक वो अटल जी को समर्थन। सुन लीजिए राजपूत साहब, देखिए ऑडियो में वैसे ही थोड़ा डिस्टर्बेंस है, प्लीज नवीन को अपनी बात तो कर लेने दीजिए। इतना भी पेशेंस नहीं बचा आपके अंदर। इंडिया का तथ्यात्मक भूले ना करें ना नवीन भाई, बड़े सम्मानित हमारे पत्रकार महोदय हैं, भैया बोलने का मौका तो दो। अरे इतने सम्मानित है नवीन भाई, हम लोग तो इनको सिर्फ तथ्यात्मक भूल ना करें, सिर्फ इसलिए याद दिला रहे। मैंने यही कहा, तथ्यात्मक भूल आपने कितनी करी मैं आपको बताता हूँ। आप सर्वोच्च न्यायालय पर आपका प्रश्न है, ईवीएम पे आपका प्रश्न है, चुनाव आयोग पर आपका सवाल है, आपका देश की जनता पर सवाल है। कर्नाटका में आपने कहा कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, 1000 किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ आज तक, और कहा कि हमने कर दिए। जैसे आपने अभी मध्य प्रदेश में कहा है, कोई सोर्स ऑफ इनकम क्या, कौन सी नीति है, क्या नीति इनके पास है, क्या नीति? आप परेशान मत होइए, पंजाब में भी हो गया, कर्नाटक में भी हो गया सर, आपके कहने से नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अपना मुद्दा रखिए। अरे आप किसान, आपका मुद्दा नहीं है, आपके लिए तो अडानी और अंबानी किसान है। आप अच्छा नवीन ये बताइए, जो किसानों की कर्ज माफी हुई है उसके खिलाफ हैं आप लोग, उस डिसीजन के खिलाफ हैं आप लोग, आप नहीं चाहते किसानों की कर्ज माफी हो? समीर भाई, किसानों को कर्ज माफ होने चाहिए तो किया कहाँ है? बोलने से कर्ज माफ होते हैं? आपने कर्नाटका के अंदर 1000 किसान के, अरे पंजाब में परसों 1771 करोड़ रुपए 5 मिनट में हो गए वापस। कांग्रेस पंजाब में परसों मतलब 1771। राजपूत साहब प्लीज, राजपूत साहब एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। राजपूत साहब ऐसे नहीं, नवीन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सीएम बनने के बाद पहला फैसला लिया किसानों की कर्ज माफी का, तो आपको लगता है कि वो अमल में नहीं आ पाएगा? समीर भाई, कर्नाटका में क्या आप उसको वेलकम नहीं कर रहे इस फैसले को? मैं कह रहा हूँ कर्नाटका में भी नहीं हुआ अभी तक। कर्नाटका में फैसला लिया, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, ठीक है, के भी कर्ज माफ नहीं हुए। आज किसान जेल जा रहे हैं वहाँ पे। इन्होंने कहा 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर महीने, कहा दिया, पंजाब में दिया, कर्नाटक में दिया, की सरकार ने कहा दिया। झूठ बोलते हैं, झूठ की मशीनों की तरह आकर के बोलते हैं, और ये सोचते हैं 4-5 आदमी आकर के झूठ बोलेंगे, देश की जनता बोलेगी यही सच बोल रहे हैं। ये जनता को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जनता को ठीक है, झूठ का पुलिंदा सामने रख रहा है विपक्ष। जैदी साहब, नवीन कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा रख रहे हैं आप लोग सामने, और ये जो कर्ज माफी है ये भी लॉलीपॉप की तरह है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले सुन लीजिए, पहले समीर भाई शेर का जवाब शेर से ही, वो कोई और होंगे हमदम मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अगर आवाज सुन रहे हैं तो सुन ले इसे। हौसले जिनके पस्त होते हों, हम तो जब जब शिकस्त खाते हैं अज़्म कुछ और सख्त होते हैं। हम प्रजा तंत्र कर हार जीत से नहीं घबराते, हम नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं। आपके यहाँ तो जैसी हार हुई 5 राज्यों में, आपके तो चूहे जहाज छोड़ के भागने लगे, नजर आ रहा है, और ये देखना चाहिए। अब वाजपेयी जी कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया साहब मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी विकास कार्यों क्या होगा? वाजपेयी जी आरबीआई से आपातकालीन फंड नहीं मांगेगी कोई पार्टी, जो आपने कुछ नहीं किया। व्यापारियों को मुट्ठी में दिया बांध के कि मैं देश का चौकीदार हूं, इस तिजोरी की रक्षा में करूंगा, और जब वो लेके भाग गए तो आपातकाल के फंड के पीछे पड़ गया। अगर आरबीआई गवर्नर ने मना किया तो उसे हटा दिया, उससे कहा नहीं
वो चुनाव से पहले अगर इस्तीफा दे देता तो हालत कुछ और बिगड़ जाती आपकी। पहले एक बूथ कैप्चर होता था वाजपेयी जी, अब मैं जवाब दूंगा। अब चुनाव आयोग का आयोग कैप्चर आपने कर दिया। भाई आप पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल आप उठाते हैं। ये जैदी साहब पूरे चुनाव आयोग को कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं, आपके पास क्या आधार है इसका? हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे इस देश के पूरे सिस्टम पर लोगों का सवालिया निशान लोग लगा। समीर भाई, अभी आपने देखा होगा ईवीएम मशीन जो है वो बीजेपी के नेताओं के होटलों में पाई गई, नहीं उसकी नेताओं के घर में पाई गई, सड़क पे पाई गई। हाँ। ये पहले नाश्ता करती थी बीजेपी के दफ्तर में जाके, उसके बाद नाश्ता करके पोलिंग बूथ पे आती थी। क्या कहेंगे? एक पहले एक बूथ कैप्चर होता था, अब पूरा का पूरा होता है। जब प्रेस लग रहा है तो मशीन से क्यों? अच्छा, छोटा सा जवाब देना चाहता हूं सर। समीर भाई, किसानों के कर्ज माफ पे आप पाषाण युग में जाना चाहते हो? बैलेट पेपर लाके अमेरिका पाषाण युग में है क्या, जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है? अच्छा ठीक है, मैं किसानों की बात, किसानों की कर्ज माफी फायदेमंद है या नहीं है? इसका असर पड़ेगा 2019 में या नहीं पड़ेगा वाजपेयी साहब? इसका छोटा सा जवाब, राहुल गांधी की परसों जब रिजल्ट आए हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि किसानों की कर्ज माफी सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल साफ कहा था। नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, और हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा और उपाय ढूंढने होंगे। उन्होंने कहा था परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, रिलीफ है। और इनकी नीति की बात सुनो पूरी बात। उन्होंने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और हम परमानेंट सॉल्यूशन भी करेंगे, कर्ज माफी भी करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आपको वर्थवाइल प्रोपोजिशन लगती है? ठीक है, सलमान, ये जो किसानों की कर्ज माफी हुई और राहुल गांधी कह रहे हैं एक स्टेट में हो गया, दोनों स्टेट भी बाकी है, अभी 1 डन और 2 में बाकी है, वहां पर भी होगा। क्या आपको लगता है कि 2019 में इस तरह के डिसीजन, कर्ज माफी किसानों की, ये एक बड़ा इश्यू हो सकता है, इसका फायदा हो सकता है? क्योंकि देखिए परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, जो बात वाजपेयी साहब ने कही वो तो हर कोई जानता है, ये कर्ज माफी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फौरी राहत देना भी जरूरी था क्योंकि किसानों की इतनी दुर्दशा हो चुकी थी। देखिए, अगर एक बच्चा होता है, अगर उसको कागजों में किसानों को राहत दोगे, उनको दोगे भी, तो थोड़ी सी 2 बूंदे उसको दो, थोड़ा सा उसको आराम मिलता है। इन्होंने तो बच्चे को बिल्कुल, आपने पंजाब में नहीं दिया। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। अरे इन्होंने तो बच्चे को तड़पा के मार दिया। गलत क्यों बोल रहे थे? राहुल गांधी ने सबसे पहला कदम यह किया कि आप इलेक्शन क्या है, हाँ, जमहूरियत क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स ये है कि आप लीडर को चुनते हैं ताकि आपको रिलीफ मिले, राहत मिले। ये नहीं कि मोदी जी का काम या राहुल गांधी का काम या योगी जी का काम मंदिरों और मस्जिदों में घंटी बजाना या अजान देना नहीं है। पॉलिटिकल लीडर का काम है कि आपको मैंडेट मिला है और आप लोगों के काम करें। इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं राहुल गांधी की सोच को कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, ये बीजेपी का। आप बताइए 5 साल में अभी भी इनको शर्म नहीं आती, ये बोलते हैं कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। अरे 5 साल तो हो गए, अब क्या आप 5 साल? मैं कहता हूं कि हम तो डूबे हैं। अगर 5 साल और दे दिए इन्होंने और 5 साल के बाद देखेंगे भारत जो है बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है कि आदमी जो हम भारत जिंदाबाद के नारे देते हैं, भारत माता के नारे देते हैं, हम तो कहते हैं कि हम बोलेंगे, लेकिन आप किसानों को तो रोक बचाइए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग भारत माता की जय कहने से रोक देते हैं। नोटबंदी पे आपने लोगों को मरवा दिया, आज वो 200 से 250 लोग जो मर गए, क्या जवाब देंगे उनकी फैमिली को? तभी हारेंगे और आगे भी हारेंगे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के आप वोट जीत सकते हैं लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत सकते। कांग्रेस ने लोगों का दिल जीता है और कमलनाथ और राहुल गांधी ने आज प्रूव कर दिया जो कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा है कि हम लोगों की सेवा करेंगे, और आज उन्हें वो सेवा करके दिखा रहे। ठीक है, ये जो बार बार जिक्र किया अभी सलमान ने, नवीन, मैं फिर आपसे इसका एक जवाब चाहूंगा छोटा सा, बस 30 सेकंड में, कि ये आप ही की सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उसने ये सवाल खड़ा किया कि भाई पीएम मोदी अपनी रैलियों में कहते हैं कि भाई भारत माता की जय नहीं बोलने दे रहे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इस तरह की बातें अब जनता को भी बचकानी लगने लगी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी बातों से परहेज करना होगा 2019 में? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सहयोगी है बहुजन समाज पार्टी, अभी बोल रहे हैं ना गठबंधन किस्सा, उन्होंने कहा मायावती जी ने करके कि कांग्रेस को वोट जो है लोगों ने मजबूरी में दिया, उसका कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने देश को लूटा है, हाँ, बिल्कुल कहा, सबसे बड़ी गद्दार है, उसके बारे में बात नहीं हुई। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ
कि आज जिसकी बात करना चाहते हैं ये लोग यहाँ पे अगर किसानों के कर्ज माफ करने के नाम पे अपनी जेबें भर रहे हैं। किसानों को कर्ज माफ आज भी नहीं हुआ, किसान आज भी ठगा हुआ इनके पास। किसानों के भाजपा ने वो काम किया कि किसान को कर्ज ना लेना पड़े, उसकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन ये लोगों के कानों में फिर किसानों को सड़कों पर बार बार क्यों आना पड़ा नवीन, आप ही की सरकार में? एक मिनट सलमान, किसानों को बार बार आप ही की सरकार में इन्हीं 5 सालों में बार बार सड़कों पर क्यों निकलना पड़ा? आप ही के चैनल में डिबेट करते हुए जेडी साहब ने पिछली बार कहा था, मैं भी था उसके अंदर, कि वामपंथियों सहयोगी दल की रैली थी, और जबकि उसको उन्होंने नाम दिया किसानों की रैली। आप पॉलिटिकल रैली करो, किसानों को नाम लेकर के करोगे, वो ठीक रहेगा? ठीक है, यानी किसान जो सड़कों पर उतरा, जूही जी, किसान जो सड़कों पर उतरा वो पॉलिटिकल झंडे लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पर या उनके बहकावे में ही सड़क पर आया है, वरना मोदी सरकार ने बहुत काम किए किसानों के लिए, ऐसी कोई जरूरत थी नहीं, ये कह रहे हैं नवीन। जूही जी। समीर जी, ऐसा किसानों की कठिनाइयां हैं, और जो कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने 1,800 पे बेचा है धान, तो इतना झूठ तो न बोले। और किसान किसी भी पॉलिटिकल बैनर के नीचे क्यों आएगा? आपने किसानों के ऊपर डंडे चलवाए, आपने उनको घुसने नहीं दिया, आप उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, आप छात्र छात्राओं जो भी आंदोलन करता है उसके ऊपर आप डंडे बरसाते हैं। तो ये तो आपकी एक नीति और नियत दोनों है, तो आपको क्यों जनता सपोर्ट करेगी? बाकी दूसरों का नेतृत्व ढूंढना छोड़िए, अपना नेतृत्व देखिए, अपनी नीतियां देखिए, 2019 में आप क्या करने वाले हैं और जनता आपको क्या जवाब देगी, इसको भी सुनिए, और सुनना जरूरी है। केवल यहाँ चीखने चिल्लाने से और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हम लोगों को देने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे, इतना बिल्कुल कंफर्म। ठीक है जैदी भाई, वो नवीन अभी जिक्र कर रहे थे गन्ना किसानों के बकाये का कि हमने दिलवा दिया, योगी सरकार ने दिला दिया। समीर भाई, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। जहां तक मेरी जानकारी आप भी गन्ने की खेती करते हैं यूपी में ही। बकाया मिल गया ना आपको? बकाया मिल गया तो धन्यवाद दीजिए योगी सरकार को, नहीं बकाया मिला तो धन्यवाद दीजिए। सर 25 अप्रैल तक गन्ने का पेमेंट आया, कहाँ मिला? नवंबर से फिर मिल शुरू हो गया है, दिसंबर खत्म होने को आ गया, गन्ने का कोई पेमेंट उत्तम शुगर मिल से नहीं आया है, बल्कि वहां जो मिल गलत तोल कर रहा है वहां पे जो सेंटर के अधिकारी हड़ताल पर बैठे हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। मतलब अप्रैल के बाद का बकाया लटका हुआ है, आप ये कह रहे हैं? उत्तम शुगर मिल की बात मिल गया, वो कह रहे हैं अप्रैल तक का मिल गया, उसके बाद का लटका 25 अप्रैल तक, उसके बाद नहीं है कोई गन्ने का पेमेंट। तो उसके बाद तो जो फसल आई है अब आई है, सुन लीजिए, जून तक मिल चलता है। हाँ, मिल जून मिल गया वो भी मिल जाएगा, उसका धन्यवाद तो करिए ना कम से कम। अच्छा, वो धन्यवाद नहीं कर रहा है, ये बीजेपी का कहना है कि पुरानी सरकारों में ये पेमेंट लटका हुआ था। राजा साहब, बहुत धन्यवाद। 25 अप्रैल का 1-1 साल तक आप ड्यू रखिए, तोल के आइए, 15 दिन के अंदर 2 साल का बकाया था सरकार ने, 2014 में मुझे याद है 5,000 करोड़ रुपया दिया था गन्ना मिलों को। सुन लीजिए, सिर्फ इनके लिए पेमेंट। कुछ और कहना चाहता हूँ, बीजेपी की परेशानी ये है, भारत माता की जय तो बुलवाते ही और पूरा देश बोलता है, लेकिन इस नारे के जो खालिक है अजीमुल्लाह खान, उसे मुर्दाबाद कहते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, और देश ये समझ चुका है कि अब ये नहीं चलेगा। भारत माता की जय भी बोलेंगे, लेकिन जो इस नारे का खालिक है अजीमुल्लाह खान, उसकी भी जय बोलेंगे। वहीं ले गए, फिर हिंदू मुस्लिम में ले गए। आप देखो भारत माता से कहाँ ले गए उसको, क्यों ले जाएंगे उसको? भारत माता से वहां कहाँ ले जाएंगे? भारत माता की जय, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको ठीक है। अच्छा राजपूत साहब, दिक्कत है राजपूत, अच्छा जैदी भाई एक मिनट वो मुर्दाबाद। अच्छा ठीक है, मुर्दाबाद कौन मुर्दाबाद कह रहा है उसको? नहीं गलत बयानबाजी, ठीक है, बिल्कुल गलत बयान। नहीं, एक लिमिट तक आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा राजपूत साहब, उठाएंगे, हो गया जैदी भाई सब उठाएंगे सर, आराम से मुर्दाबाद। कौन मुर्दाबाद कह रहा है? ठीक है। की बात है। अच्छा राजपूत साहब देखिए, जब बहुत ज्यादा चुनावों की बात होती है ना, अब 2019 जैसे नजदीक है, तो देश की जनता के सामने एक थोड़ी चिंता हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई देखो चुनाव आ रहे हैं, फिर हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा, फिर मंदिर मस्जिद शुरू हो जाएगा, फिर ये भारत माता की जय और इन सब के नाम पर बांटने की कोशिश शुरू हो जाएगी। तो इस बार इसके कुछ आसार लग रहे हैं आपको या नहीं लग रहे हैं? इस बार हम माने कि मुद्दों पर ही बात होगी, नीतियों पर ही बात होगी? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा और कोई हथियार नहीं बचा। बुलंदशहर इसकी बानगी थी समीर भाई। सच्चाई यह है कि अगर पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ भी काम किया होता तो अपने कामों के दम पे राजनीति में आते।
और चुनाव लड़ते। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, इसीलिए मेरे भगवान की जात बताने की बात करते हैं और उन्होंने, भगवान ने इनको इनकी जात बता दी, और बुलंदशहर करने की बात करते हैं। और ये लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन मेरी देश की जनता, जो मेरी नेता है, वो बड़ी समझदार है, वो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अब इनकी किसी भी बात में नहीं आना। चाहे ये कितनी भी सांप्रदायिकता की बात करें, हम रोटी की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम किसान की समस्या की बात करेंगे, नौजवान की समस्या की बात करेंगे, रोजगार परक विकास की बात करेंगे। रोजगार विहीन विकास अडानी और अंबानी को मुबारक हो और नरेंद्र मोदी जी को मुबारक हो, क्योंकि उनकी नजर में किसान वही है और उन किसानों को के लिए नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। हमें तो देश के उस अन्नदाता के लिए काम करना है जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, उसको हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। ये लोग चाहे कुछ कहते रहे, उनके जरिए ऑपोजिशन अब एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कम्युनल सरकार है और इस सरकार को बदलो और हमें लेकर आओ। इसमें क्यों क्या सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इसका सिर्फ एक कोट देना चाहता हूँ, 4.5 साल में एक दंगा बता दें हमको। नहीं, ऐसे नेताओं की बयानबाजी पर रोक नहीं लगी, वो वजह नहीं लगती आपको कि कोई एक्शन नहीं लिया गया ऐसे नेताओं की तरफ से? कोई कम नहीं है, ना कांग्रेस कम है ना बीजेपी कम है। आप देखिए चुनाव के दौरान आप तो दंगा के समीर भाई इनसे कहिए वाजपेयी जी से थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। कहीं भी आप बता दीजिए, राज्य लोकसभा में राजनाथ ने 494 दंगे पिछले साल में, यूपी में 2017 में 95 दंगे हुए, ये सदन में रिपोर्ट रखी गई। अरे आपने खुद कहा है, नहीं क्या बात कर, ये सदन में रिपोर्ट रखी है राजनाथ सिंह के मंत्रालय में। या तो ये झूठे या राजनाथ सिंह झूठे। रॉफल चिल्लाया, लेकिन नहीं भाई आप बताओ कासगंज का दंगा हुआ कि नहीं हुआ? ये सब न्यायपालिका के थ्रू हुए। न्यायपालिका में आपका विश्वास नहीं है, आपकी ईडी आपका सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत में जब चुनाव बनेगा उस वक्त डाटा हमने दिए जाएंगे। ईवीएम से आपने पूछा, तिगना स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। इसीलिए सलमान कह रहे करप्शन के मुद्दे पर कुछ मिला नहीं, करप्शन के मुद्दे पर कुछ नहीं मिला, इसीलिए राफेल में आप लोग ढूंढ रहे कि कुछ मिले। यहाँ पर राफेल को बोफोर्स बनाने की तैयारी, इसीलिए कुछ मिल नहीं रहा। क्या दिक्कत है? क्या ये आप बहुत शोर कर रहे थे सुनने में। करप्शन के मुद्दे पर आपको लगता है घेर पाएंगे आप मोदी सरकार को? करप्शन कितनी बड़ी करप्शन है, राफेल है, आप देखिए पिछले 4 सालों में राफेल आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी जिंदा है? बिल्कुल मुद्दा जिंदा है। अब तो हम जो डिमांड्स हैं कांग्रेस की, ये तो मिसलीड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। आज देखिए सोशल मीडिया में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गालियां देते हैं। ठीक है, ठीक है, जज को गालियां देते हैं। यहां तो ये आज जो है माहौल। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में बने रहने के लिए। आप सबका कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।